बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने ये जाना कि संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या होता है, क्यों उसको जानने की आवश्यकता होती है। आज अपन जानेंगे भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन की क्या है हमारे भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन के बारे में। हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन को किसी एक शीर्षक में नहीं रखा जा सकता। जैसे कि अपन ने बात की थी, दर्शन का मतलब क्या है, संविधान की जो कानूनी सोच है, जो कानूनी दस्तावेज है, उसके पीछे की नैतिकता और मूल्यों को जानना। तो हमारे संविधान के इतने सारे नैतिक मूल्य हैं, इतने सारे अपन कहें कि सैद्धांतिक मूल्य हैं, इतने सारे उद्देश्य हैं, इतने सारे लक्ष्य हैं जो कि नैतिकता की कसौटी पर कसे जाते हैं कि किसी एक शीर्षक के अंतर्गत अपन उनको रख ही नहीं सकते हैं। एक बड़ा और विशाल राजनीतिक दर्शन लेकर आया है हमारा भारतीय संविधान। उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों के प्रति हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार, वंचित वर्गों के प्रति संवेदनात्मकता तथा एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध है हमारा संविधान। देखिए कितनी सारी बातें हमारे संविधान में। उदारवादी है हमारा संविधान, लोकतांत्रिक है हमारा संविधान, धर्मनिरपेक्ष है हमारा संविधान, अल्पसंख्यक समूह के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है हमारा संविधान, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशील है। तो ऐसे बहुत सारे अपन देखें कि नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण है हमारा संविधान। तो कैसे अपन इसको एक शीर्षक के अंतर्गत रख सकते हैं। संविधान इस बात पर भी जोर देता है, इन मूल्यों के प्रति तो प्रतिबद्ध है ही है, इसके अलावा हमारा संविधान इस बात पर भी जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। यानी कि हमारे संविधान का ये भी एक महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य हो गया, ये भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दर्शन हो गया कि संविधान के जो भी दर्शन हैं, जो भी नैतिक मूल्य हैं, जो भी उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उन पर अमल करने के लिए शांतिपूर्ण तरीका हमें अपनाना है। चलिए जानते हैं भारतीय संविधान का जो पहला दर्शन है, जो पहली उसकी आधारभूत अपन कहें कि लक्ष्य है, वो क्या है, वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या आप ये सोचते हैं कि संविधान सभा बनी थी, एक टेबल पे सब लोग बैठे थे और यूं ही व्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी गई? क्या ये मूल्य ऐसे ही विकसित हो गया अचानक, बस आपसी बातचीत से, आपसी वाद विवाद से, आपसी विचार विमर्श से? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो व्यक्ति की स्वतंत्रता वाला मूल्य हमारे संविधान में शामिल किया गया है, इसके पीछे सोच काम करती है लगभग एक सदी की। पिछली एक सदी जो कि हमने विदेशी दासता में गुजारी थी, उस सदी ने हमें सिखाया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है और किस रूप में हमें इसको स्थापित करना है, किस रूप में हमारे संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता देते हुए उसकी रक्षा का प्रावधान भी हमें करना है। चलिए जानते हैं इस बारे में कि ये एक सदी तक चली राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम थी क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी चली थी एक सदी तक? अपन बात करते हैं 19वीं सदी में राजा राममोहन राय जी ने सबसे पहले इस बात की मांग की थी कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। किस एवज में मांग की थी? कि ब्रिटिश सरकार ने जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसके ऊपर रोक लगा दी थी, उसके ऊपर कठोर कानून बना दिए थे। इसलिए हमारे जो राजा राममोहन राय थे, उन्होंने ये मांग की कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। यानी कि वहां से हमने सीखा कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो हमने प्रावधान किया हमारे संविधान में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को है। अगली तरफ चलते हैं अपन, रोलेट एक्ट ये आता है 1919 में। इसके बारे में शायद आपने अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1919 में रोलेट एक्ट आया था। उसके तहत अंग्रेजी सरकार है वो किसी भी भारतीय को बिना उस पर मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि एक तरह से बहुत अधिक भारतीयों को इसमें बिना किसी मुकदमा चलाए, बिना किसी कारण से गिरफ्तार कर लिया गया। ये तरीका था अंग्रेजी सरकार का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का, कि किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह का नाम लेके और उस पर बिना उसके किसी बात की सुनवाई हुए, बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसी रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919
को बैसाखी के दिन एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिसे कि अपन कह सकते हैं काला दिवस के नाम से भी अपन उस दिन को बता सकते हैं, जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो वहां से हमने सीखा कि हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए व्यक्ति को, किसके विरुद्ध? मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध। इसलिए हमारे संविधान में हमने उस स्वतंत्रता को शामिल किया कि व्यक्ति को यूं ही कोई भी सरकार है, कोई भी कानून व्यवस्था है, वो बिना किसी उसकी सुनवाई के, बिना उस पर मुकदमा चलाए अपने मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता वाला मूल्य है वो हमने हमारे पिछले 100-150 वर्षों के अनुभव से पैदा किया। उस अनुभव से हमने जाना और उन अनुभवों का आकलन करके एक महत्वपूर्ण मूल्य हमारे संविधान में शामिल किया गया, जिसे हम कहते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता। एक और बात महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यवस्था को अपनाया है, उदारवाद की ओर हमारा झुकाव है। तो उदारवादी जो मूल्य हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक जोर देते हैं, उनके लिए सर्वोपरि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। तो उन उदारवादी मूल्यों से प्रभावित होकर भी जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमने हमारे संविधान में शामिल किया। तो समझ में आया आपको ये मूल्य, व्यक्ति की स्वतंत्रता वाला मूल्य हमारे संविधान में कैसे आया, किस तरह से आया और कितना महत्वपूर्ण मूल्य है ये हमारे संविधान के अंतर्गत। अब अगला जो मूल्य आता है वो आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय वाले मूल्य के मामले में के.एम. पणिकर ने कहा है कि भारतीय उदारवाद को 2 धाराओं में बांटा जा सकता है। जो पहली धारा है वो है व्यक्ति के अधिकारों पर जोर देने वाली, जो राजा राममोहन राय हैं उनके विचारों से प्रभावित है, या फिर उनके अपन कहें कि मतलब कि जो उनके मूल्य थे उनसे प्रभावित है। कौन सी विचारधारा? पहली धारा कि व्यक्ति के अधिकारों पर यहाँ बहुत अधिक जोर दिया जाता है। उदारवाद की एक और धारा है भारतीय संविधान में या भारतीय उदारवाद की, वो है प्राचीन हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जज्बा। ये जो अपने स्वामी विवेकानंद, के.सी. सेन और रानाडे के विचारों से प्रभावित है, उनकी विचारधारा से प्रभावित है। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो हमारा सामाजिक दायरा है उसके अंतर्गत व्यक्ति की यहाँ संस्कृति की रक्षा होती है, संस्कृति की रक्षा होती है, यहाँ व्यक्ति की समानता की रक्षा होती है, यहाँ उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा होती है, गरिमा की रक्षा होती है, उसके धार्मिक अधिकारों की रक्षा होती है, उसके सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा होती है। तो ये वाली विचारधारा आई है हमारी हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय के जज्बे से, और ये वाली आई है व्यक्ति के अधिकारों पर जोर देने से। तो इन दोनों को मिला जुला रूप हमने शामिल किया है सामाजिक न्याय के अंतर्गत। देखते हैं अपन, जो भारतीय संविधान है वो यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा से भिन्न है। उदारवाद तो हमने अपनाया है, लेकिन जो यूरोपीय उदारवाद है, पश्चिम का उदारवाद है, उससे अलग है। क्योंकि जो यूरोपीय उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक जोर देता है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान ने न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की है, अपितु व्यक्ति का जो समुदाय है उसकी भी हमारा संविधान रक्षा करता है। हमारा संविधान उसके सामुदायिक जो मूल्य हैं उनकी भी रक्षा करता है। हमारा संविधान ऐसा समुदाय जो कि अल्पसंख्यक है, ऐसा समुदाय जो कि उपेक्षित है, ऐसा समुदाय जो कि पिछड़ा हुआ है, उस समुदाय की भी रक्षा करता है। जैसे कि हमारे संविधान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देकर ऐसा किया। यानी कि हमारे संविधान में केवल पश्चिम की तरह है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर नहीं दिया जाता। पश्चिम की जो यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा है उसमें सामुदायिक जो अधिकार हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का अधिकार। लेकिन हमारी धार्मिक सामाजिक न्याय, हमारा जो भारतीय सामाजिक न्याय है उसके अंदर व्यक्ति के अधिकार के साथ साथ, व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी सामुदायिक स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। देखते हैं अपन, शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। यानी कि जो पश्चिम का सामाजिक न्याय है वो महत्ता देता है किसको? सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को। जैसे कि अभी मैंने बताया, यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का उदारवाद सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। हमारा उदारवाद है उसमें सामाजिक न्याय की स्थापना की जाती है,
सामाजिक न्याय का अपन कहें कि समाज के अंदर और व्यक्ति को एक न्यायपूर्ण व्यवस्था दी जाती है। उदाहरण दिया है यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान। तो आया आपको समझ में कि सामाजिक न्याय को हमने अपनाया, हमने उदारवाद को अपनाया, लेकिन किस तरह से हमने उदारवाद को अपनी परिस्थितियों के अनुसार परिष्कृत किया। क्यों आवश्यकता पड़ी अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमें परिष्कृत करने की, देखते हैं कारण। देखिए, इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ समाज में बहुत अधिक विविधता है। भारतीय समाज में किस किस बात की विविधता है? हमारे यहाँ भाषा की विविधता है, रीति रिवाजों की विविधता है, मूल्यों की विविधता है, जाति है, संस्कृति है, संप्रदाय है। हमारे यहाँ बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, विभिन्नताओं से परिपूर्ण हमारा समाज है। और इन सामुदायिक विभिन्नताओं से लोग बहुत ज़्यादा निकट से जुड़े हैं, लोगों का जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। लोग अपने धर्म के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हैं, अपनी जाति के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हैं, अपनी भाषा के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हैं। मतलब कि उनका जुड़ाव है अपनी संस्कृति से, अपने मूल्यों से। और एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो कि हमारे समुदाय के अंतर्गत जो हमारा समाज है उसके अंतर्गत सामाजिक मूल्य हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता से। यह आपने महसूस भी किया होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे समाज की मैं बात कर रही हूँ, जो भी जिस भी समाज में अपन रहते हैं, ये हर भारतीय समाज की बात है। इस बात का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि हमारे रीति रिवाज क्या हैं, उनका हमें पालन करना है, हमारी संस्कृति क्या है, उनका हमें पालन करना है, चाहे उसके लिए हमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक ही क्यों ना लगानी पड़े। ये वाली बात भी हमारे यहाँ प्रचलित थी। इसलिए हमारे संविधान में इस बात की आवश्यकता हो गई कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, कोई अन्य समुदाय उनके ऊपर वर्चस्व स्थापित ना कर सके, उनके भी अधिकारों की रक्षा हो सके, उन्हें भी समानता का अधिकार प्राप्त हो सके, इसलिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए संविधान में, और वो हमारे समानता के अधिकार के अनुकूल ही आता है। देखते हैं अपन कि लोगों का गहरा जुड़ाव है हमारी इन विविधताओं से, और समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना इसलिए जरूरी हो गया ताकि एक समुदाय है वो दूसरे समुदाय पर वर्चस्व ना जमाए और अल्पसंख्यकों की रक्षा हो सके। जैसे कि अभी अभी अपन ने बात की थी कि क्योंकि इन विविधताओं से हमारे समाज का गहरा जुड़ाव है, लोगों का गहरा जुड़ाव है, इस वजह से हमें क्या करना आवश्यक हो गया, हमें समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना आवश्यक हो गया। और यही बात है जो हमने पश्चिम से अलग अपनाई है। पश्चिमी सामाजिक न्याय में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान द्वारा की गई है। क्योंकि ये समुदाय हैं, इनमें ऊंच नीच का रिश्ता बहुत अधिक था। ये बात आप सभी जानते हैं कि ये वाली जाति उच्च है, ये वाली जाति श्रेष्ठ है, ये वाली जाति निम्न है, इस वाली जाति के साथ ये मतलब कि अपन कहें कि भेदभाव है, किसी जाति के साथ किसी तरह के भेदभाव हैं। तो इस तरह की ऊंच नीच हमारे समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। धर्म के नाम पर भी हमारे बीच में ऊंच नीच व्याप्त थी। तो इन सब का ध्यान रखते हुए आवश्यक हो गया था किस बात का, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का विशेष प्रावधान करने का। ये देखिए, धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार इसीलिए हमारे संविधान ने दिया कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी धार्मिक संस्थाएं चला सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। और ये रक्षा करनी इसलिए आवश्यक थी क्योंकि हमारे समाज में लोगों में ऊंच नीच का रिश्ता बहुत ज़्यादा था। अगला अपन पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में। जो हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है उसके पीछे क्या मूल्य रहे थे। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की जब भी अपन बात करेंगे तो अपन पहले बात करेंगे पश्चिमी मॉडल की। उस पश्चिमी मॉडल से हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल किस तरह से अलग है। तो जो पश्चिमी मॉडल है, ये पश्चिमी मॉडल हमेशा राज्य और धर्म के बीच अलगाव की बात करता है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल में धर्म
एक अलग बात है और राज्य एक अलग बात है। इन दोनों के अंदर एक कहें कि अपन दूरी है। धर्म है वो अपना अलग कार्य करता है, राज्य अपना अलग कार्य करता है। राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या कारण था पश्चिमी मॉडल को इस तरह से बनाने का? तो इसका कारण ये था कि वहाँ पर ईसाई धर्म ही था पश्चिम में, और उस ईसाई धर्म की कई सारी शाखाएं थी और प्रत्येक शाखाओं का अपना चर्च था, यानी कि अनेक शाखाएं और अनेक शाखाओं के चर्च। अगर यहाँ राज्य किसी एक चर्च के साथ जुड़ जाता तो वो चर्च प्रतिष्ठा प्राप्त करके अन्य चर्चों पर व्यक्तित्व वर्चस्व स्थापित कर लेता। इस वजह से वहाँ अपनाया गया ये तरीका कि धर्म को राज्य से पूर्णतः अलग रखा जाए, पूर्णतः अलगाव रखा जाए, ताकि जो एक ही धर्म की विभिन्न शाखाएं हैं उनमें से किसी के साथ भी राज्य किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। इसलिए राज्य ने पूर्णतया मुंह मोड़ा यहाँ पर धर्म से। पश्चिमी मॉडल में धर्म बेहद अलग बात है, और यहाँ अगर इनके बीच में आपस में कोई भी बात होती है या कहेंगे कोई भी कुरीति या कुप्रथा होती है इन संप्रदायों के अंदर, तो यहाँ राज्य को कोई अधिकार नहीं है, यहाँ राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है। देख लेते हैं अपन पश्चिमी मॉडल की धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध यहाँ पर किया गया। क्यों किया गया पारस्परिक निषेध? अब अपन वापस चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जहाँ अपन ने ये पढ़ा था पश्चिमी उदारवाद की बात अपन ने की थी। पश्चिमी उदारवाद में अपन ने ये जाना था कि वहाँ व्यक्ति के अधिकारों पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, व्यक्ति के अधिकारों को सर्वोपरि माना जाता है। तो चूंकि व्यक्ति के अधिकारों को सर्वोपरि माना जाता है, इसलिए आवश्यक हो गया यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। अब जो राज्य है वो इस बात का निर्धारण नहीं करेगा कि व्यक्ति को कौन से चर्च से जुड़ना है, व्यक्ति को किस प्रकार की पूजा उपासना करनी है। ये पूरा का पूरा पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, और चूंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है तो वो अपने किस धर्म को अपनाता है, किस धर्म का पालन करता है, किस धर्म के साथ जुड़ता है, और जो उसका धार्मिक मसला है, जो उसकी धार्मिक संस्थान है, वो इस बात में किस प्रकार का व्यवहार करती है, ये सारी की सारी बातें फिर इस स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती हैं। इसलिए राज्य और धर्म दोनों में अलगाव है पश्चिमी मॉडल में। देखते हैं अपन, राज्य धार्मिक संगठनों को ये नहीं बताएगा कि उन्हें कैसे काम करना है, और धार्मिक संगठनों की सहायता भी राज्य द्वारा यहाँ पर नहीं की जाती है। अब अपन चलते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की तरफ, कि जो हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो इस पश्चिमी मॉडल से किस तरह अलग है। तो देखते हैं ये पश्चिमी मॉडल से दो रूपों में अलग है। पहला रूप है धार्मिक समूहों के अधिकारों का। हमारा जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है ये हमारे धार्मिक समूहों को कुछ अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? कि विभिन्न समुदायों के बीच यहाँ पर बराबरी के रिश्ते उतने ही आवश्यक हैं जितने कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी के। यहाँ सबसे पहले तो इस बात का निर्धारण किया जाता है कि जिस तरह से व्यक्तियों में आपसी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर, वैसे ही दो संप्रदायों के बीच में भी भेदभाव नहीं हो सकता है। चाहे दो धर्म हो, चाहे एक ही धर्म के दो या दो से अधिक संप्रदाय हों, उनके बीच में भेदभाव को नकारती है हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। किसी भी समुदाय का दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, उनको संचालन करने का अधिकार है। ये वाला अधिकार यहाँ हमारे पश्चिमी मॉडल में दिया गया है। किस बात का? कि जो भी संविधान में हमारे जो भी धर्म है हमारे भारत में, उन सभी धर्मों को अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का, उनको संचालन करने का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और ये अधिकार हमें कौन देता है? हमारा भारतीय संविधान देता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता है। तो आ गया ना अंतर आपको समझ में। पश्चिमी मॉडल में धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब था व्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता। यानी कि कोई धर्म विशेष का समुदाय है तो उसकी भी स्वतंत्रता की स्थापना करता है हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल।
दूसरा इसमें देखते हैं कि यहाँ राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अपन ने जाना कि पश्चिमी मॉडल में राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा संविधान है वो धर्म में राज्य के हस्तक्षेप की स्वतंत्रता देता है, धर्म में राज्य के हस्तक्षेप की गुंजाइश रखता है। क्या गुंजाइश रखता है? कि भारतीय संविधान में धर्म और राज्य का अलगाव नहीं है। तो फिर क्या है, अपन ने धर्मनिरपेक्षता वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भारत में धर्म और राज्य के बीच में एक सैद्धांतिक दूरी है, कि ये दूरी भी है और जरूरत पड़ने पर उस धर्म में सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए हमारा जो राज्य है वो हस्तक्षेप भी करता है। और ये हस्तक्षेप किस कारण से होते हैं? इन हस्तक्षेप का उद्देश्य उस धार्मिक समुदाय का, उस धार्मिक संस्थान का उत्पीड़न या दमन नहीं होता है। तो क्या होता है उद्देश्य? उद्देश्य होता है कुरीतियों को समाप्त करना, कुप्रथाओं को समाप्त करना और एक एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। देख लेते हैं। राज्य धर्म के मामले में समाज सुधार हेतु हस्तक्षेप करता है, जैसे कि अस्पृश्यता पर रोक, यानी कि राज्य है वो हस्तक्षेप करता है धार्मिक संस्थानों में। और किस लिए करता है? समाज सुधार के लिए करता है। अगर किसी धर्म के अंदर, अगर किसी धार्मिक संप्रदाय के अंदर कोई ऐसी कुप्रथा है कि जो कि अपन कहें कि किसी भी वर्ग का उत्पीड़न कर रही है, किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न कर रही है, तो ऐसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए हमारा जो राज्य है वो हस्तक्षेप करता है। जैसे कि जो जैन समाज में संथारा प्रथा है उसके अंदर राज्य ने हस्तक्षेप किया है। जो हमारा मुस्लिम समाज है उसमें 3 तलाक की जो प्रथा थी उसमें राज्य ने हस्तक्षेप किया। हिंदू समाज में सती प्रथा है, हिंदू समाज में अस्पृश्यता थी, इसके ऊपर हमारे राज्य ने हस्तक्षेप किया। राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है, कि हमारा राज्य है वो धार्मिक समुदायों की रक्षा भी करता है। शिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए अपन कहें कि आर्थिक सहायता भी देता है, जबकि पश्चिमी मॉडल में ऐसा नहीं था। राज्य ना तो कोई धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, ना ही उनको कोई सहायता कर सकता है। हमारा संविधान में हमारा राज्य है वो इस तरह के प्रयास कर सकता है, धार्मिक संस्थाओं को सहयोग दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ उनमें बाधा भी पहुंचा सकता है। बाधा कब पहुंचाएगा? जब वो आवश्यक हो जाता है। बाधा पहुंचाना व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, व्यक्ति की समानता के अधिकार की रक्षा करने के लिए, तो फिर हमारा राज्य धर्म में, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। यह इस बात पर निर्भर है, कौन सा? बाधा पहुंचाने वाली बात, कि राज्य के किन किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। एक तो बाधा भी पहुंचाएगा और एक मदद भी करेगा। ये दोनों बातें कब करेगा? वो इस बात का निर्धारण करेगा कि भाई मेरे कौन से कदम से मदद करने से स्वतंत्रता और समता के मूल्यों को बढ़ावा मिलता है, या फिर बाधा पहुंचाने से स्वतंत्रता और समता के मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। यानी कि ये बात पहले सोची जाएगी कि बाधा पहुंचानी है कि मदद करनी है, क्योंकि उद्देश्य तो वही है, स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों की स्थापना, स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों की रक्षा। अब देखिए हमारे भारतीय संविधान की 3 ऐसी विशेषताएं जो अभी अपन ने पढ़ी, इनकी संवैधानिक उपलब्धियां क्या क्या रही। 3 विशेषताएं कौन सी पढ़ी अपन ने? व्यक्ति की स्वतंत्रता अपन ने पढ़ा, सामाजिक न्याय अपन ने पढ़ा और धर्मनिरपेक्षता अपन ने पढ़ा। तो इनकी उपलब्धियां एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता में जो उदारवादी व्यक्तिवाद था उसको एक अलग शक्ल देकर हमने मजबूत किया। ये बात तो हमने अभी अभी समझी थी कि जो पश्चिमी उदारवाद था, शास्त्रीय उदारवाद था, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दे रहा था, लेकिन हमने किसके साथ जोड़ा उसको? हमने जोड़ा सामाजिक न्याय के साथ। तो उपलब्धि क्या रही? कि एक ऐसा समाज जो कि विविधताओं से परिपूर्ण समाज था, जहाँ की जो सामुदायिक मूल्य हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे व्यक्ति की स्वतंत्रता से। तो ऐसे समाज के अंदर हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना कर ली। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही हमारे भारतीय संविधान की, कि जहाँ समुदाय में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, वहाँ सामुदायिक हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति की स्वतंत्रता से। आपने देखा होगा, शायद आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर अपन
बात करें तो कई बार आपने देखा होगा कि ना कोई जो खाप पंचायतें होती हैं, इन्होंने और सजा सुनाई है इस तरह की कि किसी लड़के और लड़की ने, जो कि दोनों ही बालिग थे, अपनी पसंद से उन्होंने शादी कर ली, लेकिन समाज ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो समाज की सोच के, क्योंकि उन समुदायों के मूल्य के, क्योंकि उन समुदायों के रीति रिवाज के वो खिलाफ थी। इसलिए उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हुए उनको मतलब कि मौत तक दे दी गई, यानी कि उनको उनके जीवन के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया है, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जहाँ सामुदायिक रीति रिवाज, हम एक ऐसे समाज में संविधान की बात कर रहे हैं जहाँ उस समाज के, उस समुदाय के जो मूल्य हैं, उस समुदाय के जो रीति रिवाज हैं, उनको ज़्यादा महत्व प्राप्त है बजाय व्यक्ति की स्वतंत्रता की, यानी कि उसके जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार भी बहुत छोटा है समुदायों की रीति रिवाजों के सामने। ऐसे समुदाय के अंदर, ऐसे समाज के अंदर हमारे संविधान ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य की स्थापना की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे संविधान की कही जाएगी। देखते हैं अपन ऐसे समाज में जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्ता को कोई महत्व नहीं देते। उदाहरण बताया ना मैंने आपको कि व्यक्ति की स्वायत्ता को कोई महत्व नहीं देते हैं, सामुदायिक मूल्य हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ऐसे समाज के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थापना। दूसरा था अपना सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी आंच ना आए और सामाजिक न्याय की स्थापना भी हो जाए। इन दोनों का तालमेल बिठाकर, इन दोनों का सामंजस्य बिठाकर हमारे संविधान ने सामाजिक न्याय की स्थापना की। और ऐसे समाज में जहां ऊंच नीच बहुत ज़्यादा था, जहां जाति पाति बहुत ज़्यादा थी, ऐसे समाज के अंदर सामाजिक न्याय की स्थापना की और उसके साथ तालमेल बिठाकर रखा व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी, मतलब कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज में उसके सामाजिक अधिकारों की भी रक्षा, उसकी सामाजिक समानता की भी रक्षा, इन दोनों का तालमेल बिठाना, ये भी हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। अगली उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता पर अपन देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की अपन बात करें तो जो पश्चिमी मॉडल है वहाँ तो बहुत आसान है कि उन्होंने धर्म से अलगाव कर लिया, क्योंकि एक ही धर्म और उसकी बहुत सारी शाखाएं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग, बहुत सारी भाषाओं को मानने वाले लोग, बहुत सारी संस्कृति को मानने वाले लोग, तो ऐसे में क्या किया, ऐसे में व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की भी रक्षा की, साथ में समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता की भी रक्षा की। और भारत की उपलब्धि क्या रही इसमें, जहाँ जो बहुसंस्कृतिवाद की परिभाषा आज प्रचलित हो रही है कि बहुत सारी संस्कृति वाले लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं। पश्चिम के देशों को आज इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज वो अपने संविधानों में इस बहुसंस्कृतिवाद की मतलब कि परिभाषा है उसका अपने संविधान में समावेश कर रहे हैं। इसके लिए उनको अपने प्रावधानों में बदलाव करना पड़ा है। लेकिन भारत ने इससे बहुत पहले इस आने वाली चुनौती को समझ लिया था हमारे संविधान ने, और हमारा संविधान इस बहुसंस्कृतिवाद की चुनौती से सामना करने के लिए बहुत पहले से तैयार था। तो ये रही बड़ी उपलब्धियां हमारे भारतीय संविधान की कि किस तरह के समाज में हमने व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य की स्थापना की, किस तरह से जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव के बीच व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक न्याय का हमने एक बुद्धिमत्तापूर्ण तालमेल बैठाया, और किस तरह से बहुत सारे धर्म और बहुत सारे संप्रदायों के बीच न केवल व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की, अपितु समुदाय के धार्मिक अधिकारों की भी रक्षा की। क्वेश्चंस देखते हैं आप। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन के अनुसार सामाजिक न्याय का वर्णन करना है। बहुत अच्छे से आप वर्णन कर सकते हैं कि जहां अपन बात करें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है पश्चिमी समाज में, वहां हमने एक ऐसे समाज के अंदर जहां की सामाजिक मूल्य, सामुदायिक मूल्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ हमने ऐसे समाज के अंदर जाति पाति ऊंच नीच वाले समाज के अंदर सामाजिक न्याय की स्थापना कर ली। किस तरह से की, पढ़ा था अपन ने, तो इसका आंसर आपको लिखना है। धर्मनिरपेक्षता के मद्देनजर भारतीय संविधान की क्या उपलब्धियां रही, ये भी अपन ने बहुत अच्छे से जाना कि किस प्रकार हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल, भारतीय जो विविधता है, धार्मिक विविधता है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, उन सारे धर्मों की, संप्रदायों की अलग अलग परिभाषा के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता की, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की। बहुत अच्छे से जाना इसके
बारे में अपन ने, तो एक बहुत अच्छा सा उत्तर आपको इसका लिखना है। धन्यवाद।